स्वागत है हिंदी विद हंजू सर में। मैं तो चौरसिया चिन्ह वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और अब हमारा जो लास्ट बचा है वो है सुपर क्लास। सुपर क्लास का जो मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा मेथड है कि हम इसमें क्या कर रहे हैं कि कंटिन्यू इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके विगत वर्ष में आ चुके हैं और आगे आने की संभावना है तो हम उन प्रश्नों पे डिस्कस कर रहे हैं, अर्थात उन प्रश्नों को कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कोई रिवीजन भी कर पाते हैं और साथ में रिवीजन के साथ साथ आपका इंपॉर्टेंट जो एज अ कहा जाए आंसर राइटिंग कैसे लिखा जाए, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कम समय में आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज निकल के आ जाती है। तो देखें इसमें क्या क्या ऐसी संभावना है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन बार बार पुट अप हुआ है, जब हम विगत या ओल्ड वर्ष में जाते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन मिलता है विराम चिन्ह। तो दोस्तों कैसे क्या है विराम चिन्ह, तो मैं समझा आपको पहले भी चुका हूँ क्या है विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह सिंपल सी बात है, विराम का मतलब है जहां पे ठहरना और चिन्ह का मतलब एक प्रतीक है, अर्थात एक ऐसे चिन्ह है जो क्या होते हैं कहीं ना कहीं भाषा का अवबोध या क्या समझ विकसित करने के लिए, समझ प्राप्त करने के लिए, समझ बनाने के लिए हम क्या चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उन चिन्हों को ही हम क्या विराम, अर्थात विराम क्यों, क्योंकि क्या होते हैं भाषा को बोध या अवबोध कराते हैं, भाषा का सही अर्थ समझाते हैं। तो ऐसे चिन्हों को हमने विराम चिन्ह कहा। विराम चिन्ह को सबसे पहले कैसे आप, पहली चीज ये समझिए कि विराम चिन्ह पूछा कैसे गया है, एक्चुअल में अप्रोच क्या कह रही है प्रश्न की। तो पहला आपका काम होता है आप प्रश्न को पढ़ें, विराम चिन्ह क्या है, प्रश्न क्या बोल रहा है, विराम चिन्ह किसे कहते हैं, प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि क्या का आंसर है और कैसे है, क्यों है, तो इनकी आप प्रकृति को जरूर समझिएगा। तो ये सबसे पहली बात आती है विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह की आप क्या किसे कहते हैं, तो सीधी सी बात है किसे वाला आंसर आए तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसमें परिभाषा देंगे। क्या देंगे, किसे कहते हैं, तो परिभाषा की बात आई। परिभाषा के साथ साथ आपके पास एक और होता है कि इसके आप अर्थ को भी तोड़ के बता सकते हैं। तो आपके पास ये भी ऑप्शन है, अर्थ है। अब अर्थ पहले लिखें या परिभाषा, तो दोस्तों पहले हम अर्थ को लिखते हैं क्योंकि अर्थ आपका छोटा सा होता है, अर्थात टूट जाता है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप होता है पहले अर्थ आएगा, सेकंड आप परिभाषा देंगे और तीसरे पे आप क्या लिखें, इसके उदाहरण। अब उदाहरण में आप क्या कर सकते हैं, दो चीजें, या तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आप इसके एग्जांपल्स कैसे देंगे, से वाक्य में प्रयोग करें, या फिर आप क्या बताएं उदाहरण में कौन कौन से चिन्ह हैं। तो आप दोस्तों दोनों तरीके से कर सकते हैं, अर्थात हम यदि इसको डायनेमिक बनाते हैं तो हम उदाहरण लिख सकते हैं। उदाहरण का सिंपल, जब इंसान विराम चिन्ह का आंसर लिखेगा तो विराम चिन्ह को बता देगा, अर्थात ये चिन्ह ऐसे ऐसे विराम चिन्ह है, एक पूर्ण विराम है, अल्प विराम है, आपका अर्ध विराम है, ये आपका प्रश्नवाचक, इस तरीके से। लेकिन आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप थोड़ा सा प्रयोग भी बता सकते हैं, अर्थात प्रयोग का मतलब है आप इसको डायनेमिक बना सकते हैं। कैसे, लाइक यहाँ पे उदाहरण, यहाँ पे प्रयोग, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। देखना आपका कम ही शब्दों में एक बेहतर आंसर फ्रेमिंग हो जाएगा। अर्थात उदाहरण आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्रश्नवाचक, क्या है ये प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक का यहाँ पे सिंबल बना दीजिए, यहाँ पे उदाहरण लिख दीजिए। उदाहरण कैसे, मतलब प्रयोग कैसे, तो आप लिख दीजिए आप कौन है, आप कौन है, समझना अच्छे से, ये आपका आंसर। उदाहरण नंबर 2 अर्थात प्रश्नवाचक का हो गया, आप क्या अल्पविराम का कर दीजिए, अल्पविराम वाला, अल्पविराम में कैसा ऐसा आपका, इधर इसका वाक्य में प्रयोग कर दीजिए, इधर आप तीसरा लिख दीजिए। तो आपको इस तरीके से कर देना है और आपका फ्रेमिंग डायनेमिक हो जाएगा। बिकॉज़ क्यों, अब क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सामने जो आपके जितने भी एमपीएससी के आपके एस्पिरेंट वो सब क्या करेंगे, परिभाषा लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे और खत्म हो जाएंगे, अर्थात खत्म हो जाएंगे। तो आपको अपने प्रश्न की यदि प्रकृति को, उसके आंसर्स की प्रकृति को बदलना है, थोड़ी भीड़ से अलग करना है, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ थोड़ा अलग कीजिए, थोड़ा अलग कीजिए, आपका आंसर बहुत ही बेहतर और डायनेमिक होगा। तो आपका इस तरीके से आपको लिखना है इसको विराम चिन्ह को। अब आए लाघव चिन्ह। लाघव में जब हम दोस्तों जाते हैं, लाघव क्या है आपको याद होगा कि हम पढ़ चुके हैं, लाघव का मतलब होता है लघु। लघु अब कैसे, अर्थात छोटा करना। कैसे छोटा करना दोस्तों, तो छोटा करना तो है लाघव, अर्थात इसको संक्षिप्त करने के लिए, निश्चिमल है आपका छोटा करना है। लेकिन कब छोटा करना, तो याद हो आपको हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि जब हम किसी शब्द विशेष को लाघव चिन्ह की सहायता से संक्षिप्त करना चाहते हैं तो उस शब्द का पहला वर्ण, कौन सा वर्ण, पहला वर्ण हम क्या करते हैं, उठाते हैं और उसके नीचे एक बिंदु रख देते हैं, जिसे आप लाघव चिन्ह कहते हैं। उद्देश्य क्या है, संक्षिप्त करना। तो आप सबसे पहले इसमें पूछा गया है तो आप क्या लिखेंगे, अर्थ भी है आपके, लाघव का मतलब लघु से निकला हुआ वर्ड है, लघु यानी छोटा होता है, तो आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, परिभाषा है आपके पास।
परिभाषा के पास आपके पास एग्जाम्पल। तो भाई उदाहरण यहाँ पे तो सीधा सीधा है। अब उदाहरण कैसे देना है, तो उदाहरण आप सीधा दे सकते हैं, अर्थात आप एक यहाँ पे लिखें क्या, आप यहाँ पे लिख दीजिए कोई शब्द या उदाहरण लिख दिया आपने, उदाहरण यहाँ पे शब्द लिख दीजिए, अर्थात उदाहरण क्या, उदाहरण में आप लिख दिए मध्य प्रदेश, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए इसको पूरा खोल के। ये दोस्तों सबके पास नहीं है ऑप्शन, सब नहीं करेंगे ये चीजें, क्योंकि सबको लगता है हम जो कर रहे हैं वो वही बेस्ट है, नहीं है, बहुत सारी संभावनाएं इस सब्जेक्ट में और सभी सब्जेक्ट में, तो आपको थोड़ा सा बदलाव। तो पहले क्या लिखेंगे, और परिभाषा, फिर एग्जांपल्स, एग्जांपल्स को खोल के भी बताएगा। इस तरीके से लागू का मतलब होता है छोटा करना, संक्षिप्त करना, और संक्षिप्त करके ही वो आगे आपका क्या बनता है, लागू चिन्ह, अर्थात। लेकिन कहां पे इसका प्रयोग करना है, तो आपको पता है, हम पहले वर्ण के बाद, मतलब जो शब्द है उसको पहले वर्ण के बाद इसको हम लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है उद्धरण। उद्धरण में क्या है भाई, उद्धरण आपको याद हो कि सिंगल इन्वर्ट, एक क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, ये आपका पीएससी में आ चुका है, एक क्वेश्चन आ चुका है। जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखे हैं ये आपके क्वेश्चन पहुंच जा चुके हैं और आगे संभावना भी है यहाँ से कुछ, बाकी है तो सभी के, लेकिन मैनली मैं इन आपकी सुपर क्लास में इनको इंक्लूड कर रहा हूं। तो यहाँ पे उद्धरण दोस्तों इट इज अ टू टाइप, नंबर 1 सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, नंबर 2 सिंगल और डबल, ये दो प्रकार से होता है। सिंगल कहां पे प्रयोग करते हैं और डबल। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए उद्धरण चिन्ह क्या होता है, तो आप सीधा इसके दो प्रकार होते हैं। यह विराम चिन्ह में एक प्रकार, एक उदाहरण, एक चिन्ह है, अर्थात जो भाषा को क्या देते हैं, समझ विकसित करते हैं, अवगत कराते हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार का है। पहले प्रकार में आप इस तरीके से कंडीशंस लिखेंगे और एग्जाम्पल देंगे, और दूसरे प्रकार में कंडीशन, अर्थात किसी लेख का शीर्षक हो, याद है आपको, किसी वस्तु का नाम हो प्रसिद्ध, लेकिन किसी पत्र या कहा जाए न्यूज़पेपर का नाम हो, या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का या कृति का नाम होता है, तो आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में होता है। लेकिन जब किसी की कही गई बात को हम जो की त्यों उसी व्यक्ति की बात में कहते हैं, अर्थात सीधा सीधा उतार देते हैं, तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में। तो ये कंडीशन नंबर 1 कंडीशन नंबर 2 के साथ इंक्लूड करते हैं, और साथ में एग्जांपल्स लिखते हैं। दूसरी चीज, एक मैन चीज यहाँ पे समझिएगा, जब भी आप एग्जांपल्स लिखें तो एग्जांपल्स मैक्सिमम आप याद रखें कि कम से कम 2 एग्जांपल्स जरूर दिया करें। यदि बड़े नहीं है, यदि बड़ा है एग्जांपल तो भले एक दीजिए, लेकिन यदि छोटे छोटे से लिख रहे हैं तो आप 2 एग्जांपल्स दिया करें। ओके, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कितने एग्जांपल्स लिखेंगे, 2 एग्जांपल्स। जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा रचनावली, मैंने क्या लिखा, रचनावली, ठीक है, और इसमें मैंने लगा दिया सिंगल, तो भाई एक नहीं बल्कि इसको 2 एग्जांपल्स। और एक और चीज होती है, यदि एक लाइन में लिख रहे हैं तो भाई हमने नीचे लगाएंगे, लेकिन एक लाइन में नहीं लिखते हैं तो दूसरे में क्या चले जाए तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही रूप होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कवितावली, क्या लिखा, कवितावली। तो कवितावली जब मैं लिखता हूं तो मुझे इस तरीके से मैं इसमें भी लगा, लेकिन अब मेरे पास क्या गलती है, हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, जबकि छोड़ना नहीं है, इसमें यहाँ पे कॉमा आना चाहिए, और जब यहाँ पे आओ तो यहाँ पे बंद करना चाहिए। कारण क्यों, क्योंकि ये जैसे कहते हैं ना अपन, ये तो विधवा जैसे छोड़ गए ना, भाई जीवन जीना है तो पूरे जीवन आजीवन भर साथ रहो, अन्यथा किसी से कहो नहीं। तो आप कहते हैं यहाँ पे बिल्कुल तो अधूरे हैं, अधूरे नहीं करना है, इनको पूर्ण करना है, अर्थात यहाँ पे पूर्ण विराम लगा के बताना है कि हम कंप्लीट हो चुके हैं, हमारे पास आगे कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस तरीके से साथ देना है अपने एग्जांपल्स में। ओके, तो ये हुआ सिंगल और डबल। सिंगल अर्थात जहां पे आप किसी फेमस न्यूज़पेपर को भी इंक्लूड करते हैं, किसी कृति को भी इंक्लूड करते हैं, किसी पसंद व्यक्ति को इंक्लूड करते हैं, लेकिन जब आप डबल इन्वर्टेड कॉमा की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि इसमें किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों, एज इट इज, इधर से उठा है इधर रख दिया, ऐसे हम डबल इन्वर्टेड या दोहरा उद्धरण चिन्ह या एकहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। तो ये आपको बताना है। चलिए ध्यान रखना है, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो इनको आप उपयोग करेंगे, क्योंकि यदि यही चीजें की तभी आपके सपने साकार होंगे। अर्थात 150 का जो सपना है वो ऐसे नहीं होगा कि बोले सर हो गई हमारी हिंदी, आपने करवा दी, हमने कर दी। चलिए नेक्स्ट है पाद बिंदु चिन्ह। पाद बिंदु चिन्ह मैंने समझाया, आपको याद आ रहा हो, थोड़ा सा मैं दिमाग में जोड़ डाली। पाद मतलब है था, कुछ याद है, पैर, अर्थात एक ऐसा चिन्ह है जहां पे पैरों के नीचे एक बिंदु होता है। पाद, पाद का मतलब पैर और नीचे की मतलब बिंदु, तो यहाँ पे इसको कहते हैं पाद बिंदु चिन्ह। कहां से आया, कहां से आया, विजन करें कहां से आया, तो आपने कहा सर ये तो उर्दू भाषा की बात है। कहां पे, उर्दू भाषा की बात है, बल्कि कौन सी फारसी, कौन सी लिपि है, तो भाई अरबी फारसी, अरबी फारसी। कौन सी वर्ड थी याद हो, तो भाई आपको याद हो का, आपको याद हो खा, आपको गा,
सॉरी का खा गा जा फ, ये आपको अरबी फारसी की भी ध्वनि आती है। तो आप लिखते हैं कि ऐसा चिन्ह है जहां पे कौन सी ध्वनियों में प्रयुक्त होता है, अरबी फारसी की ध्वनियों में प्रयुक्त होता है, उसे आप कौन सा पाद बिंदु चिन्ह कहते हैं। पाद बिंदु का मतलब ये सिंबल है आपका, और एग्जांपल्स में आपकी ध्वनियां हैं। ये है आपका। क्यों भाई क्या करते हैं, तो भाई इनका प्रयोग करने से इनका इस शब्द का अर्थ का परिवर्तन कर देते हैं। गज हाथी होता है, गज जमीन हो जाता है। दोस्तों बहुत बड़ी चीजें हैं, एक गज हाथी है तो एक गज जमीन है, फर्क है बोलने का, लेकिन हम नहीं समझ रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतना ध्यान नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है कि हम बोले और टंग्स को हम समझ लें। तो कहीं ना कहीं ये बहुत प्रैक्टिकली है चीजें, जब बहुत अंदर जाते हैं तब मिलता है। लेकिन हमारा उद्देश्य हिंदी का विशेषज्ञ नहीं बनाना, मुझे आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ इनके उपयोग से क्या होता है, अर्थ का परिवर्तन हो जाता है और अरबी फारसी की ध्वनियां कहलाती हैं और उर्दू भाषा में आपको याद मिलती हैं। चलिए इतना ही बहुत है। इसमें लागू क्या पाद बिंदु यानी पैरों के नीचे लगता है। ये कहाँ लगता है, पैरों के नीचे, लेकिन इतने नीचे मत लगा देना कि आप सीधा ऐसा करें और ऐसा, क्योंकि ये विस्मयादि बोधक हो जाएगी, बल्कि साइड में इस तरीके से। तो ये आपका पाद बिंदु। विवरण चिन्ह, विवरण का मतलब क्या है दोस्तों, तो विवरण का मतलब है विवरण प्रस्तुत करना। क्या करना, विवरण प्रस्तुत करना। लेकिन कैसे विवरण प्रस्तुत करना, क्या ऐसे ही करते हैं मिस्टू से सीधा खाना रखा और खाना को कहते हैं विवरण कर दो, तो विवरण नहीं भाई। कैसे विवरण, जब किसी वस्तु या घटना का कैसा करना हो, क्रमिक अध्ययन, मतलब क्रमिक बताना। क्रमिक का मतलब है नंबर पहले प्लेट, नंबर 2 प्लेट, नंबर 3 प्लेट, नंबर 4 प्लेट, यानी क्रमिक तरीके से। जब आप कहीं जाते हैं किसी के यहाँ, घर सपोज लड़की देखने जाते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, पानी आएगा, फिर चाय आएगी, फिर नाश्ता आएगा, बाद में खाना खा लीजिए, लेकिन खाना नहीं खाना है, नहीं तो फंस जाओगे। तो ये आपका कहलाता है क्या, क्रमिक तरीके से। यहाँ पे विवरण का मतलब एक चिन्ह है, और जब भी आप किसी वस्तु या घटना का विवरण करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, क्रम वाइज घटनाओं को लिखते हैं। तो वहां पे आप कहते हैं विवरण, यानी किसी वस्तु विवरण वस्तु कहा जाए घटना का जब हम क्रमिक तरीके से क्या करते हैं, उसका विश्लेषण या अध्ययन करते हैं, लिखते हैं, तो वहां पर जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे आप विवरण चिन्ह कहते हैं। तो विवरण में ये था सिंबल, ये दोस्तों उदाहरण लिख सकते हो, मैंने बताया था, याद हो आपको, हिंदी साहित्य का कालीबाजन कहा था, कहा जाए प्राचीन काल या कहा जाए मध्यकाल, कहा जाए आधुनिक काल। तो इस तरीके से आप कहते हैं कि आदिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो ऐसे भी आप डिवाइडेशन करते हैं, लेकिन क्रमिक तरीके से होता है इसका प्रयोग। तो चलो ये हमारा क्या हुआ, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, विवरण का मतलब है परिभाषा देना है। सबसे पहले परिभाषा के बाद एग्जांपल्स देना है। ओके, जहां पे ज्यादा नहीं है, संभावनाएं नहीं है, तो वहां पे जबरदस्ती भी नहीं करना है, नहीं इसको तो हम डायनेमिक बना के छोड़ेंगे। तो ऐसा डायनेमिक भी मत बना देना कि बेचारा वो सिलेक्टर्स भी डायनेमिक हो जाएगा और हमारी कॉपी के साथ अत्याचार कर डाले, क्योंकि यदि उसको गुस्सा आया तो फिर ना आपकी सुनेगा और ना मेरी सुनेगा। तो चलें अब नेक्स्ट है हंसपद। हंसपद का मतलब क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हंसपद जैसे ही आप बोलते हैं त्रुटि बोधक, क्या बोलते हैं, त्रुटि बोधक। अब त्रुटि बोधक का मतलब है गलती, त्रुटि का मतलब होता है गलती का एहसास, बोधक का मतलब, बोध का मतलब एहसास कराने वाला, यानी हंस का मतलब, अभी मत कहना हंस का सर हंसना है, हाँ चलो बोल दो, हंसपद का मतलब तो ठीक है अपन जानते हैं, जहाँ शब्द का प्रयोग करते हैं वाक्य में तो पद हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो इसको नाम दिया गया है वो चिन्ह का नाम। तो आप त्रुटि बोधक की जब बोलते हैं, त्रुटि का मतलब होता है गलती, बोधक का मतलब होता है बोध कराने वाला, यानी उसके बारे में बताने वाला। तो आप कहते हैं एक ऐसा चिन्ह है जिसका काम होता है कि गलती बताता है। अर्थात जब आप कोई पद लिखते हैं, बहुत सारे वाक्य लिखते हैं, कोई वाक्य पैराग्राफ लिखते हैं, तो आप देखते हैं कि कुछ वर्ड आपसे छूट जाते हैं। इसको से मानवीय जीवन में कुछ चीजें ऐसी छूट जाया करती हैं जो हम छोड़ना नहीं चाहते। तो ऐसे पैरा में हम क्या करते हैं कि उस पैरा को हम, क्योंकि हमें जीवन की गलतियों को सुधारना भी चाहिए, तो वहां पे पैरा में भी हमें सुधारना चाहिए, क्योंकि यदि नहीं सुधारेंगे तो आप
अपने जीवन को कहीं ना कहीं बहुत गर्त में ले जा रहे हैं, अपनी भाषा को कहीं ना कहीं उसको समझने से परे हो, मतलब दूर जा रहे हैं। तो भाई भाषा की जो कमियां होती है उनको तो प्लस करना पड़ेगा, तो आपको ऐड करना पड़ता है। तो भाई जो चीज छूड़े हुई है उनको आपको क्या करना है, पकड़ना है, फिर दूसरी बार में जाना है, उसे बोलना है भाई सॉरी। तो आप क्या करते हैं, एक निशान लगाते हैं, अर्थात ये आपका पैरा लिखा है और यहाँ पे आपने छूटा हुआ था कुछ इस तरीके से, और छूटे हुए जगह पे आप क्या करते हैं, एक निशान लगाते हैं। और निशान लगाने पे जो छूटा हुआ है वो हमेशा देखो ध्यान रखना अच्छे से, ये कहाँ लगाया मैंने, अप साइड लगाया है, नीचे नहीं है, डाउन नहीं है, ऊपर लगाया, मतलब यहाँ पे आपको वो शब्द लिखना है। अच्छे से याद रखना इसका प्रयोग। बहुत सारे लोगों को सर कहाँ लगता है, कैसे लगता है, नीचे लगता है, बीच में लगता है, ऊपर लगता है। तो दोस्तों नीचे नहीं लगता है, मिड में नहीं लगता है, ऊपर लगता है। और आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आएंगे, सर क्या नीचे लिख दे? नहीं दोस्तों, नीचे नहीं लिखना है, क्योंकि ये दिशा बता रहा है, दिशा क्या है, ऊपर है, तो ऊपर ही दिशा लिखते हैं। ओके, तो ये अच्छे से याद रखना है। तो ये है आपका हंस पद या त्रुटि बोधक, यानी गलतियों को सही करने के लिए, गलतियों जो छूटे हुए हैं शब्द, उनके छूटे हुए शब्दों की जगह पे आप उसको एडिटर भी बोल सकते हैं ना, सिर्फ एडिटर कहते हैं ना, एडिट कर दीजिए। तो ये भी आपका त्रुटि बोधक होगा। त्रुटि बोधक में क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपका हंसपद या त्रुटि बोधक, अर्थात आप सीधा परिभाषा देंगे और परिभाषा के बाद एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल्स दो, चलो इसमें ज्यादा और कुछ हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, हमारा इतना है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है हमारा व्युत्पादक चिन्ह, इंपॉर्टेंट है व्युत्पादक चिन्ह। व्युत्पादक चिन्ह पहली चीज क्या है, व्युत्पादक चिन्ह। तो व्युत्पादक का मतलब होता है व्युत्पत्ति दर्शाना। क्या बताना, व्युत्पत्ति मतलब हमारी उत्पत्ति कहां से हुई। जैसे मैंने कहा मैं कहां से हूं, मेरा एक छोटा सा गांव है, गांव अर्थात मेरा गांव पिपट है, पिपट में कहां पे, तो फिर आए बिजौर में, कहां पर, तो फिर आए मैं छतरपुर पे, फिर मैं कहां पे हूं, इंदौर में। तो यहाँ पे आपकी व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति का मतलब यहाँ पे, अब यहाँ पे भी हम जाएंगे पिपट में भी, तो हमारा एक घर है छोटा सा, तो उसमें हुआ। तो भाई ये हमारी व्युत्पत्ति हुई। तो व्युत्पत्ति में कितने लोग, 1 2 3 4 5, 5 स्टेज। आगे चल के हो सकता है मैं और आगे जाऊं। तो यहाँ पे 5 स्टेज का मतलब ये क्या, व्युत्पत्ति तो दर्शा रहा है यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यानी किसी भी वस्तु के बारे में पूरी गहराई से देखा जाए, पूरी गहराई से क्रमिक तरीके से एक निशान अर्थात व्युत्पत्ति और उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है। तो वहां पे जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम व्युत्पादक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, व्युत्पादक। तो इसमें भी दोस्तों इतना ज्यादा कुछ नहीं है लिखने को, आप इसको और ज्यादा कुछ इसमें नहीं बता सकते हैं। इसमें सीधा परिभाषा है, परिभाषा के बाद इसका अर्थ, वो एक्चुअल में उदाहरण है। तो ये दो चीजें आपको इसमें आपको जोड़नी है, और दो चीजों से ही इसको आप कंप्लीट करेंगे, और आप इस तरीके से करते हैं। अब एक और चीज नहीं बताने जा रहा हूं जो आप अच्छे से समझिए। एक और चीज मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूं, यदि आप समाप्ति सूचक चिन्ह होता है, क्या होता है, समाप्ति सूचक, समाप्ति सूचक, समाप्ति सूचक चिन्ह क्या आप लोग प्रत्येक प्रश्न में लगाएं। आपके पास एक क्वेश्चन है, क्या आप जब क्वेश्चन मेंस में अपने क्वेश्चन को समाप्त करें तो क्या लगा दें या नहीं लगाएं। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन है, आप लोग सोचिए इसके बारे में, और फिर मुझे जो आपका पेड ग्रुप है वहां पे बिल्कुल इसके आंसर्स डालिए, ठीक है। समाप्ति सूचक, इसके लिए आपके पास जब ये वीडियो पहुंच जाता है तो इसके बाद आप जरूर अपना रिटर्न मुझे दीजिएगा। ओके, आज के लिए हम इतना ही यहाँ पे रखते हैं। इसमें हमारा विराम चिन्ह का था, विराम चिन्ह से क्वेश्चंस इससे ज्यादा मुझे विश्वास है यहाँ से ज्यादा तो नहीं पूछे जाएंगे। बीच से जो हमने डिस्कस कर लिए हैं यहाँ से आपको क्वेश्चन पुट अप होंगे, लेकिन पढ़ना आपको पूरा है, समझना आपको पूरा है, और मुझे विश्वास है कि आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, वंदे।